हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के अपने वीडियो सीरीज़ में आज हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉट मीटर विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोडायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट। हम अपने प्रीवियस वीडियोस में मूविंग आयरन, पीएमएमसी, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको पढ़ चुके हैं। पीएमएमसी का जो एप्लीकेशन पार्ट था उसमें हमने पीएमएमसी से एक बेसिक मीटर और वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिया है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोडायनमोमीटर बेसिक करंट मेजरिंग यूनिट था उसको हम मॉडिफाई करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शनल मॉडिफिकेशन के साथ, उसे हम एक वॉट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो वॉट मीटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं पावर मेजरमेंट की तरफ आते हैं। थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। डीसी और एसी पावर मेजरमेंट के लिए हम किन पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं। अगर हम बात करते हैं पावर मेजरमेंट की तो डीसी कंडीशन में जब आपका करंट और वोल्टेज दोनों ही एक फिक्स वैल्यू के वेरिएबल्स हैं या फिक्स वैल्यू के दो क्वांटिटीज़ हैं, तो आप उनका मल्टीप्लिकेशन करके डीसी पावर इन द सर्किट कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर इन द सर्किट फॉर डीसी वोल्टेज एंड करंट विल बी वी आई। ये रजिस्टिव जब भी आपके एलिमेंट्स हैं सर्किट में तो आप डीसी पावर को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उसके साथ उसी के प्रोपोर्शन में कुछ करंट फ्लो होगी और वोल्टेज फिक्स है, करंट भी टाइम के साथ फिक्स है और पावर जो डिसिपेटेड है या पावर जो कंज्यूम्ड इन द सर्किट है वो भी फिक्स है। लेकिन अगर हम एसी कंडीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका जो वोल्टेज है वो एक फिक्स वैल्यू ना होके एक टाइम का फंक्शन है। तो अगर हम डिफाइन करें एक स्टैंडर्ड एसी वोल्टेज सिग्नल को तो वी टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वोल्टेज सिग्नल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विल बी, हम एग्जाम्पल लेना है साइनसोइडल सिग्नल्स की कि हमारे जो करंट और वोल्टेज है वो साइनसोइडल सिग्नल्स हैं। दे कैन बी एनी रैंप और स्क्वायर वेव। अभी हम साइनसोइडल सिग्नल का एग्जाम्पल लेके यहाँ पे अपना पावर मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। वी टी विल बी वी एम साइन ओमेगा टी एंड करंट अकॉर्डिंगली करंट इन द सर्किट will be I m sin ओमेगा टी प्लस माइनस 5। यहाँ पे प्लस माइनस 5 का मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस है 5। ये हो सकता है कि आपके कैपेसिटिव या इंडक्टिव एलिमेंट की वजह से इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जनरेट हो जाता है। तो ये अगर आपका वोल्टेज का टाइम एक्सप्रेशन है और ये अगर आपका करंट का टाइम एक्सप्रेशन है और फिर अगर आप इंस्टेंटेनियस करंट इन द पावर इन द सर्किट निकालेंगे तो आप वी टी आई टी और फिर आप उसका इंटीग्रेशन करके और कंप्लीट आप उसको सॉल्व करते हैं। हम उस सेक्शन में अभी नहीं जा रहे हैं। तो अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं, ये हमारा वोल्टेज सिग्नल है और उसके साथ 5 फेज डिफरेंस के साथ मान लीजिए ये अगर आपका करंट सिग्नल है, दिस इज V and this is I with a phase difference of 5। तो आप जब इस I को फर्दर कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका इन फेज कंपोनेंट हो जाएगा I cos 5। फेजर डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्वाड्रेचर और इन फेज डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आप सबको आता है। इस फेजर क्वांटिटी को जब आप फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक इसका कंपोनेंट हो जाएगा I cos 5, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा I sin 5। तो आप देखिए कि जो ये I cos 5 है वो आपके वोल्टेज के साथ इन फेज है और ये V I cos 5, ये जो दोनों सेम डायरेक्शन में आपके अब फेजर क्वांटिटीज बन गई है, इनका जो फाइनल आउटकम होगा वी आई कॉस 5, ये आपका वर्क डन इन द सर्किट जो है वो प्रोडक्टिव वर्क डन इन द सर्किट आपको प्रोवाइड करेगा, एज वेल एज वी आई साइन 5। Vi sin 5, दिस इज ऑल्सो अ पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट और इसे हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। अगर हम इनको फेजर सेक्शंस में वापस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पे आप पावर को दो सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे VRMS और IRMS की बात कर रही हूँ क्योंकि VM IM/2 इसका पूरा जब आप कैलकुलेशन इंटीग्रेशन सॉल्व करके करते हैं
तो ये इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स आपका एक्सप्रेशन आएगा। उस एक्सप्रेशन में से आपने ये दो सब पार्ट्स सब डिवाइड किए हैं। तो पावर इन एसी कंडीशन, पावर इज सब डिवाइडेड इन एक्टिव एंड रिएक्टिव। पावर एक्टिव आप बोलेंगे VRMS IRMS cos phi, ये इसका मैग्नीट्यूड है, एक्टिव पावर का मैग्नीट्यूड है VRMS IRMS cos phi। ये मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक वर्क डन इन द सर्किट की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, काम में आता है। दूसरा कंपोनेंट है वो है पावर रिएक्टिव VRMS IRMS sin phi। ये सर्किट में रोटेटिंग फ्लक्स जनरेशन और इन सब में काम में आता है, लेकिन ये वर्क डन में तब्दील नहीं होता है, ये वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो जो सर्किट में पावर कंज्यूम हुई, जिसे फाइनली लोड ने कंज्यूम करके मैकेनिकल वर्क आपको करके दिया, दैट इज VI cos phi। तो अगर आप कभी भी एसी सर्किट में किसी अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, किसी लोड को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको VI cos phi जो है वो पावर आप मेज़र करते हैं, जिसे हम जनरली एक्टिव पावर बोलते हैं। तो अगर हम अपना एक वॉट मीटर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमें इनपुट सप्लाई, जो भी आपने सप्लाई दी है उसका RMS वैल्यू, I इज लोड करंट, जो लोड आपने जो भी डिवाइस अब सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट की है उसमें कंज्यूम होने वाली लोड करंट, और उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में cos ऑफ phi, इसे आप पावर फैक्टर ऑफ सर्किट बोलते हैं। phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई वोल्टेज एंड लोड करंट, एंड cos phi जो है इसे आप पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर आपका अगर phi इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो एक्टिव पावर क्या होगी, cos phi विल बी 0 एंड एक्टिव पावर विल बी 0। ठीक है, और इसी तरीके के सब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, एज वेल एज आपके जो बीटेक के क्वेश्चन पेपर्स अगर एग्जामिनर सेट करता है तो उसमें बनते हैं। आपको VT का एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है, IT का एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द एक्टिव पावर इन द सर्किट, फाइंड द रिएक्टिव पावर इन द सर्किट, या फिर आपको दिया गया है कि इसका पावर फैक्टर कैलकुलेट करके दिखाइए। तो इस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये हमारे पावर मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये आप पढ़ चुके हैं जब भी आपने नेटवर्क थ्योरी पढ़ी है, और इसको समराइज करके हम इस कॉन्सेप्ट को समराइज करते हुए रिवाइज करते हुए हम आते हैं, मूव करते हैं अपना वॉट मीटर का कंस्ट्रक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि वॉट मीटर जो है वो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप को बेसिक यूनिट लिया जाता है और उसमें कुछ कंस्ट्रक्शनल मॉडिफिकेशन करेंगे एंड इट विल वर्क एज अ वॉट मीटर। क्या कंस्ट्रक्शनल मॉडिफिकेशन करेंगे, ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रोडायनोमीटर था। इसमें आपकी ये दो फिक्स कॉइल्स थी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही थी, और इनके बीच में आपकी एक मूविंग कॉइल थी जिसमें कि आपका करंट फ्लो हो रहा था, और इस पे जो टॉर्क जनरेट हो रहा था, इस टॉर्क को आप इस पॉइंटर पे डिफ्लेक्शन की मदद से रीड करके करंट की रीडिंग ले रहे थे। इनिशियली हमने इन सब में एक ही करंट फ्लो की थी और अपनी जो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है वो हमने सेट की थी। अब हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया कि ये जो आपकी फिक्स कॉइल्स हैं इनको सप्लाई से कनेक्शन देके इनके बीच में आपने लोड कनेक्ट किया है। ठीक है, सप्लाई जो आपकी हमें क्या मेजर करना है, हमें मेजर करना है सप्लाइड वोल्टेज एज वेल एज लोड करंट और उनके बीच में पावर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन VI cos phi, ये हम मेजर करना चाह रहे हैं। तो ये आपका अगर सप्लाई का VRMS है, सप्लाई V वोल्ट VRMS की वैल्यू में है, तो इसको कनेक्शन दिया आपने मूविंग कॉइल और इस फिक्स कॉइल और फिक्स कॉइल के बीच में आपने लोड को कनेक्ट किया है जिसमें I आपकी लोड करंट है, फ्लो हो रही है। एज वेल एज आपने इसी सप्लाई को कनेक्शन किया है आपकी मूविंग कॉइल के साथ भी, लेकिन मूविंग कॉइल के सीरीज में आपने एक बहुत हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है RS। ये आपने मॉडिफिकेशन कर दिया और अब आप बोल रहे हैं कि ये जो आपका सर्किट का सेटअप है ये आपको रीडिंग दे देगा एक्टिव पावर इन द सर्किट। पहले अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं इस इलेक्ट्रोडायनोमीटर का, तो देखिए सप्लाई दोनों से कनेक्टेड है। सप्लाई के अक्रॉस आपका मूविंग इस तरह से कनेक्टेड है, ये आपकी सप्लाई,
इस सप्लाई से आपने इस मूविंग कॉइल को रिप्रेजेंट किया जिसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस Rp और इंडक्टेंस Lp है। इसके सीरीज में आपने एक बहुत हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस लगाया Rs, ये डायरेक्टली सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है। ये कनेक्शन हो गया आपका, ये सप्लाई वोल्टेज आपका मूविंग कॉइल के अक्रॉस मिल गया है। इसे आप वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं और प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं। वोल्टेज कॉइल इसलिए बोल रहे हैं कि जितना आपका सप्लाई वोल्टेज है वो पूरा का पूरा ये कॉइल जो है वो हैंडल कर रही है, ठीक है। दूसरा जो था आपका, ये सप्लाई से आपका इस सप्लाई के बीच में आपकी फिक्स कॉइल है और फिक्स कॉइल से आपका लोड कनेक्टेड है। तो ये सप्लाई से एक टर्मिनल अब ये जो सब सेक्शन थे उनको हम एक कंसोलिडेटेड अपनी करंट कॉइल की फॉर्म में फिक्स कॉइल को बता रहे हैं, ठीक है। ये जो दो सब सेक्शन थे उनका इक्विवेलेंट हम कंसोलिडेटेड कॉइल बता रहे हैं। ये जो है आपका करंट कॉइल कहलाती है, ये आपकी फिक्स कॉइल कहलाती है। इनसे आपने अपने लोड को कनेक्ट कर दिया है। इसमें वही करंट फ्लो हो रही है जो लोड करंट है। तो आपकी ये जो फिक्स कॉइल है ये अब करंट कॉइल भी कहलाती है बिकॉज दे आर कैरिंग द लोड करंट जो कि आप मेजर करने में इंटरेस्टेड है। ये जो आपकी अब फिक्स कॉइल्स थी वो आपका लोड करंट बियर कर रही है IC इक्वल्स टू I लोड, ठीक है। और इसे आप CC भी बोलते हैं, करंट कॉइल, और इस कॉइल को आप PC और VC भी बोलते हैं, प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल भी। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, ये इसका इंडक्टेंस था, ये हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया है। इक्विवेलेंट सर्किट ये आपकी मूविंग कॉइल का इक्विवेलेंट रिप्लेसमेंट है R और L के फॉर्म में, ये आपका फिक्स कॉइल का है और ये आपकी लोड का इक्विवेलेंट आपने रिप्रेजेंटेशन किया है। हम क्या मेजर करना चाह रहे हैं? हम मेजर करना चाह रहे हैं सप्लाई I और इनके बीच में cos phi। तो हम इसकी जो टॉर्क इक्वेशन थी उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोडायनोमीटर की टॉर्क इक्वेशन को डिस्कस करें, व्हाट डज इट से? K थीटा विल बी इक्वल्स टू I1 I2 cos phi dm बाय डी थीटा। ये हम अपने इलेक्ट्रोडायनोमीटर में पढ़ चुके हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो स्प्रिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके I1 I2 आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट इन टू कॉइल्स। ये एक कॉइल में करंट है, ये दूसरी कॉइल में करंट है, ये उनके बीच में रेस्पेक्टिव पावर फैक्टर है जो फाई उनके फेज डिफरेंस के हिसाब से है। dm बाई डी थीटा जो है वो इन दोनों कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस का रेट ऑफ चेंज है। ये हम अपने इलेक्ट्रोडायनोमीटर के प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अगर हम इस I1 को लोड करंट माने, K थीटा विल बी I, ओके। ये इस लोड में फ्लो होने वाली करंट जो कि इस कॉइल में फ्लो हो रही है। एक कॉइल की करंट क्या होगी? लोड करंट। दूसरा, हमने इस मूविंग कॉइल को इस तरह से रेजिस्टेंस के साथ इंक्लूड किया है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है? Rp। अगर हम प्रेशर कॉइल का टोटल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करें तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस Rs, इन दोनों को हमने ये हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को ऐड करके हमने इसे इतना वैल्यू का रेजिस्टिव कंपोनेंट बना दिया है कि दिस इज वेरी वेरी हायर कंपेयर टू द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। इसके दो पार्ट्स होते हैं ना, रेजिस्टिव और इंडक्टिव। आपने इसके सीरीज में बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा के इसके रेजिस्टेंस को इसके इंडक्टेंस से बहुत हाई मेजर कर दिया है और इस हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस की वजह से हम ये मानते हैं कि IP जो है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो जितनी भी आप करंट है वो जनरली आपकी करंट कॉइल में से पास हो रही है। करंट कॉइल इसीलिए आपकी हाई कैपेसिटी की वाइंडिंग की करंट कॉइल एलिमेंट से बनाया जाएगा जिसको हाई कैपेसिटी का लोड करंट बियर करना है और जिसमें करंट और इनको फिक्स रखा गया है ताकि इनकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो ये हैंडल कर सके, जिस रेट का आपको इसके साथ लोड अटैच करना है। तो IP इज़ वेरी स्मॉल। जो भी सर्किट में करंट है वो जनरली आपकी करंट कॉइल से फ्लो हो रही है और पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप आपका इस प्रेशर कॉइल पे, वोल्टेज कॉइल पे हैंडल हो रहा है। तो अगर हम इस सेकेंड
ये जो हमारी प्रेशर कॉइल है जो मूविंग कॉइल की तरह काम कर रही है, उसमें करंट को I2 को कैलकुलेट करें तो दैट विल बी V/RP, जितना आपने लोड लगाया उसके साथ। और हमने कहा है कि हमने इसे हाईली रेजिस्टिव बना दिया है, वी कैन इग्नोर द इंडक्टेंस ऑफ द प्रेशर कॉइल। तो V/RP, इन दोनों के बीच में cos phi है। हम ये मान रहे हैं कि इस कॉइल में और इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है उनके बीच में, क्योंकि ये रेजिस्टिव है तो इन दोनों के बीच में वही फेज डिफरेंस होगा जो I और V के बीच में है। ये करंट V के इन फेज हो जाएगी। जो प्रेशर कॉइल में करंट है वो सप्लाई वोल्टेज के साथ इन फेज है, तो ये वाला जो cos phi था ये वही मेंटेन होगा। और आप इसको एज इट इज आगे राइट डाउन कर देंगे, I V/RP cos phi dm/d थीटा। अगर मैं थीटा को रीराइट करूं तो थीटा विल बी VI cos phi 1 ये k आपका इधर आ जाएगा, तो 1/k RP dm/d थीटा। हम dm/d थीटा को एक रेंज ऑफ थीटा के लिए लीनियरली वेरी करने के लिए डिज़ाइन करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को। वी कंसिडर कि dm/d थीटा एक रेंज में आपका लीनियर है, आपका एक ये dm/d थीटा एक कांस्टेंट, dm/d थीटा एक रेंज में आपको कांस्टेंट वैल्यू देगा और k/RP अगेन एक कांस्टेंट है। तो इस कंपोनेंट को अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको थीटा मिल रहा है VI cos phi k और VI cos phi इंटू k, जो भी आप माने। तो आपका थीटा प्रोपोर्शनल हो गया है, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू VI cos phi। यह है सप्लाई, यह है लोड करंट और यह है पावर फैक्टर। तो इसके बीच में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा के और इनको इस तरह से कनेक्शन प्रोवाइड करके आपने बना लिया है अपना वॉट मीटर विद द यूज ऑफ अ बेसिक इलेक्ट्रोडायनामोमीटर। तो यहाँ पे आप अपनी एक्टिव पावर इन द सर्किट को पढ़ के बता रहे हैं। ये cos phi जो है ये लोड के टाइप पे डिपेंड करता है। जैसा आप सप्लाई देंगे उसके साथ करंट जो है वो लैग करेगी, लीड करेगी। cos phi लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, ये सब आपका लोड के टाइप पे डिपेंड करता है और उसी हिसाब से एक्टिव पावर इन द सर्किट आप कैलकुलेट करते हैं जो कि वर्क डन में कंज्यूम होगी। तो ये आज हमने पढ़ लिया है वॉट मीटर का कंस्ट्रक्शन। इस पे बेसिक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बनते हैं। जो इम्पॉर्टेंट सेकंड सेक्शन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो है एरर्स इन वॉट मीटर। यहाँ पे एरर्स इन जो वॉट मीटर है उस पर बहुत वेराइटी ऑफ आपसे पूछा जाता है कि फेज़ जो अगर आपका लीड कंडीशन था या आपका लोड जो फेज़ अगर जो पावर फैक्टर है वो लेगिंग था तो वॉट मीटर ने ज़्यादा रीड करके बता रहा है या वॉट मीटर कम रीड करके बता रहा है। इस कंडीशन में वॉट मीटर में एरर मैक्सिमम होंगे, इस कंडीशन में वॉट मीटर में एरर मिनिमम होंगे। किस तरीके से हम कनेक्शन कर रहे हैं तो आपका जो एरर का क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, किस वक्त किस तरह से कनेक्शन है, ये आपका दो मेज़र आ जाता है। एक तो आता है एरर बिकॉज ऑफ द इंडक्टेंस, जो अभी हमने बोला कि हम इस इंडक्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ इंडक्टेंस ऑफ द प्रेशर कॉइल एज वेल एज चेंज इन कनेक्शन की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होंगे आपकी रीडिंग में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे एरर इन वॉट मीटर। आप इस कंस्ट्रक्शन को अच्छे से अपने उसमें एक्सप्लेन करिए। यही मेथडोलॉजी न्यूमेरिकल पोर्शन बनाएगी। न्यूमेरिकल मैक्सिमम पार्ट पे आपका जो आता है वो एरर इन वॉट मीटर में आएगा। एक्यूरेसी फाइंड आउट करिए ये सब, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।